96 97 लाना मुश्किल नहीं है, ज़्यादा हैवी टेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, सो हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिजनेस स्टडी के अंदर आप 100 कैसे अचीव कर सकते हो। एंड लास्ट के 10-12 दिन बचे हैं। एंड आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि मैंने अपने टाइम पे कैसे प्रिपरेशन की थी। और जिनको नहीं पता यार, बिजनेस स्टडी में मेरे 96 मार्क्स आए थे। एंड वो मैंने एग्जाम नहीं दिया था, तो एवरेज होके ही मेरे नंबर लगे थे, ठीक है। बट मैंने प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा की थी बिजनेस स्टडी के एग्जाम में। और बीइंग अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है 100 अचीव करना। बट आज की वीडियो में मैं कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूँ जो आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकती है। 95 तक पहुंचना ईजी है यार, हर पेपर में पहुंचना ईजी है, बट 95 से ऊपर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो बोर्ड्स में 95% अगर आप टारगेट कर रहे हो तो यार वो एक मिनिमम बेसिक टारगेट है, उतने आप ले आओगे। बट अगर आपको 96 97 98 99 100 तक जाना है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। हर एक परसेंट पे आपकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है। तो मतलब सिंपल से है, मेरे टीचर यही बोलते थे मुझे कि देख, तो शायद 70 से 90 तक जाना और 90 से 95 तक जाना बराबर मेहनत लगती है। और फिर उसके बाद हर एक परसेंट पे तुम्हारी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो अगर आप टारगेट कर रहे हो कि 90% चाहिए मुझे, तो यार आप बहुत आराम से ले आओगे, बस थोड़ी सी अगर स्ट्रैटेजी के साथ चलते हो। बट ये वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपको 95 से अबव जाना है तो कैसे जा सकते हो। तो 4-5 चीज़ें शेयर करूंगा कि बिजनेस स्टडीज़ के अंदर बेसिकली आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है यार आपके केस स्टडी, ठीक है। सारा बिजनेस स्टडी का पेपर केस स्टडी पे बेस होता है। अगर आप केस स्टडी सही आइडेंटिफाई करते हो तो आपके चांसेस है कि आपकी केस वो पूरा क्वेश्चन सही होने वाला है। बट अगर आपने इनिशियली केस स्टडी गलत आइडेंटिफाई की तो यार आपका पूरा आंसर गलत हो गया, चाहे आपने कितना ही अच्छा लिखा हो। तो मतलब उस चीज़ में ये आता है कि आपका आंसर तो सही था, बट जो क्वेश्चन पूछा हुआ था उससे रिलेटेड नहीं था, राइट। तो वो चीज़ बहुत गलत हो जाएगी। तो सबसे पहले कि केस स्टडी आइडेंटिफाई करना सीखो यार, वो आएगी आपको प्रैक्टिस के साथ। यार इतनी सारी बुक्स है मार्केट में अवेलेबल, तो कोई भी बुक उठा लो एंड A to Z लग जाओ। और जितनी ज़्यादा केस स्टडीज आप सॉर्ट कर सकते हो, जितनी ज़्यादा केस स्टडीज आप सॉल्व कर सकते हो, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका आता है एनसीईआरटी। यार एनसीईआरटी बाइबल है बिजनेस के लिए। एनसीईआरटी अगर नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, बिकॉज एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन उठा के आपकी बिजनेस स्टडी के पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। तो एनसीईआरटी यार अगर अभी तक नहीं उठाई तो यार आपने बहुत बड़ी गलती की है, ठीक है। बट अगर आपने उठाई हुई है, 1-1.5 महीने से कर रहे हो एनसीईआरटी, तो फिर सही है। और एनसीईआरटी को जितना ज़्यादा रीड कर सकते हो उतना ज़्यादा रीड करो। एक बार दो बार से कुछ नहीं होने वाला, कम से कम 4-5 बार ही रीड करके फटाफट निकाल दो, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि एग्जैक्ट लाइन लिखी क्या होती है, ठीक है। तो काफ़ी बार प्रॉब्लम आती है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर, कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है, उसके बेसिस पे केस स्टडीज बन जाती है। तो वहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है या फिर डेलीगेशन ऑफ ड्यूटीज हुई है, ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क वगैरह के अंदर यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है स्टूडेंट्स को। तो ये कॉन्सेप्ट्स आपके तभी स्ट्रॉन्ग होंगे जब आपने केस स्टडीज पढ़ी होंगी, आपने एनसीईआरटीज पढ़ी होंगी। और जितनी ज़्यादा चीज़ें आप रीड करोगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। एंड बिजनेस स्टडीज़ के अंदर यही है कि अगर आप आइडेंटिफिकेशन सही कर लोगे ना, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपके आंसर सही होने वाले हैं। बट अगर आइडेंटिफाई गलत किया तो फिर आगे कुछ बन ही नहीं सकती बात, ठीक है। तो पहली चीज़ ये हुई कि आपको एनसीईआरटी करनी है। केस स्टडी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो प्रैक्टिस करो। अब लास्ट के दिनों के अंदर आके आपको 3 से 4 मॉक पेपर्स निकालने हैं जो प्रॉपर आपकी एग्जाम सेटिंग के अकॉर्डिंग होने चाहिए। जैसे मैंने इकोनॉमिक्स में बताया था, वैसी सेम चीज़ बिजनेस स्टडीज के लिए फॉलो होती है, क्योंकि वो भी समहाउ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और ये तो पूरा ही थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो आपको सीटिंग देनी पड़ेगी। 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे बैठो, कोई भी टाइम डिसाइड करके। और टाइम वही डिसाइड करो जनरली जो आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अगर आपका पेपर 2 से 5 के बीच में हो रहा है तो वो शिफ्ट चूज करो। अगर आपका 10 से 1 के बीच में हो रहा है तो वो शिफ्ट चूज करो, ठीक है। क्योंकि तभी वो आप प्रिपेयर हो पाओगे कि जब एग्जाम देने जाओगे तो आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। प्रेशर वो वाला फील नहीं होने वाला घर पे, बट स्टिल आपको एक आइडिया लग जाएगा कि 3 घंटे में आप पेपर पूरा कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो जैसा आपको पेपर के टाइम पे अटेम्प्ट करना है वैसे ही फील लेके बैठना कि यार पूरा पेपर कंप्लीट करना है, बीच में नहीं उठना, ठीक है। तो स्टॉप वॉच वगैरह अपनी जो भी चीज़ें हैं वो साथ में रखना और टाइमर वगैरह सेट करके फिर बैठना। 3 से 4 आपको मॉक पेपर ऐसे निकालने हैं, और बाकी जितने ज़्यादा मॉक पेपर्स आप निकाल सकते हो यार उतने ज़्यादा निकालो। बाकी आपको यार पूरे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। गेस करो कि आपकी केस स्टडी सही मैच हो रही है या नहीं हो रही है। अगर सही हो रही है तो जंप ऑन टू द नेक्स्ट वन। आपको एक्सप्लेन हर बार करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मेन थिंग है कि आप आइडेंटिफाई करना सही सीख जाओ। तीसरी चीज आती है आपकी फ्लो चार्ट, डायग्राम वगैरह। यार बिजनेस स्टडी अगेन एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। जैसे इकोनॉमिक्स में मैंने बताया था कि आपको फ्लो चार्ट्स वगैरह यूज करने हैं, सेम चीज यहाँ पे आ जाती है, आपको फ्लो चार्ट डायग्राम्स वगैरह यूज करने पड़ेंगे। वही पॉइंटर्स वाली बात है कि पॉइंटर्स होंगे हर चीज के। अब उन पॉइंटर्स को आपको फ्लो चार्ट में डिस्क्राइब करना है। अब आप बोलोगे कि यार पॉइंटर्स को कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल सी चीज है। अगर आपको यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये जिसके भी अंडर आते हैं, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है ये क्या चीज़ है, ठीक है।
तो आप सर्कल बना के उसमें 5 पॉइंटर 6 पॉइंटर्स का वो नाम दे सकते हो एंड उसके बाद एरोस लगा के उनके नाम लिख सकते हो। तो वो एक फ्लो चार्ट बन गया, ठीक है। अब एग्जामिनर जब भी चेक करेगा उसको आइडिया लग जाएगा कि ये क्वेश्चन था एंड उसके अंदर ये पॉइंटर्स इंक्लूड होते हैं, तो बच्चे को मतलब इतना तो पता है कि इसका आंसर होना क्या चाहिए। अब वो ज्यादा मेहनत नहीं करेगा आपके आंसर पढ़ने में, ठीक है। और ज्यादा हैवी टेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल टू द पॉइंट और क्रिस्प जितना रखोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। अब यूनिटी ऑफ कमांड है तो उसको 3 लाइन के अंदर इजीली डिस्क्राइब किया जा सकता है, उसको 8 या 9 लाइन में नहीं लेके जाना, ठीक है। एक एग्जाम्पल दो छोटा सा और 3 लाइन के अंदर कंप्लीट करके सम अप करो। और स्पेसिस और जितने गैप्स मेंटेन कर सकते हो उतना ज्यादा सही रहेगा, बिकॉज जितना पेपर क्लियर होगा, जितना ज्यादा नीट एंड क्लीन होगा, उतना ज्यादा एग्जामिनर को मजा आएगा चेक करने में एंड आपके चांसेस बढ़ जाते हैं उतने ज्यादा नंबर गेन करने का, ठीक है। तो साफ हैंड राइटिंग होनी चाहिए, वो हर एक पेपर में है, ठीक है। बिकॉज अगर हैंड राइटिंग बेकार है तो वो इम्पैक्ट डालेगा आपके पेपर पे। तो ऑलवेज मेक श्योर कि हैंड राइटिंग आपकी अच्छी हो। अच्छी इन द सेंस ऐसे नहीं है कि भाई बहुत क्या बोलते हैं उसको, अच्छे से लिखना है प्रॉपर टाइम देके, ऐसी हैंड राइटिंग हो कि यार जो पढ़ रहे हो उसको समझ में आ रहा हो कि लिखा क्या आपने, ठीक है। तो वो चीज़ है एंड ये कब दिक्कत होती है, जब आपका टाइम कम रह जाता है और आपके पास आंसर्स बहुत लिखने को होते हैं तो आप स्पीड रख देते हो कि आंसर्स कंप्लीट करने हैं। तो उसी से पॉइंट नेक्स्ट आता है कि टाइम मैनेजमेंट बनाना सीखो। एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना, अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको 15 से ज्यादा मिनट नहीं देने, 15 मिनट के अंदर अंदर कवर कर देना है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एंड ये आपको कब रियलाइज होगी, जब आप 3-3 4-4 मॉक्स लगाओगे 3-3 घंटे बैठ के, तब आपको पता लगेगा कि कहाँ पर आप लैग कर रहे हो, कहाँ पे आपको ज्यादा टाइम देना पड़ रहा है, कहाँ पे आपको कम टाइम के अंदर ज्यादा नंबर का क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज है। अगली चीज आती है फ्लो सही रखो, या तो स्टार्टिंग से एंड तक जाओ या एंड से स्टार्टिंग तक जाओ। बीच में ऐसा नहीं कि कभी आपने 5th क्वेश्चन उठा लिया, फिर 8th क्वेश्चन उठा लिया, फिर 10th क्वेश्चन उठा लिया, वो प्रॉब्लम आएगी। एंड उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन सिलेक्शन आनी चाहिए। जो आपके स्टार्टिंग में 15 मिनट मिलते हैं उसके अंदर एमसीक्यूज निपटाओ फटाफट, ठीक है। उसके बाद आपको चूज करने हैं कि जो और के अंदर चॉइस है आपको कौन सा सिलेक्ट करना है। वहां पे जब पेपर स्टार्ट हो जाएगा ना, उसके बाद नहीं चूज करना कि बैठ बैठ के सोचना नहीं कि यार मुझे नीचे वाला करना है ऊपर वाला। तो वो चीज पहले क्लियर कर लो और एक बार जब आप फाइनल डिसीजन पे आ जाओ कि मुझे यही करना है, फिर दूसरे क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दो, उसकी तरफ देखना भी नहीं, क्योंकि अगर इन देखोगे तो फिर आपका माइंड थोड़ा डाइवर्ट होगा, यार वो भी मेरे को थोड़ा बहुत आता है। तो वो चीज नहीं आनी चाहिए। फटाफट सिलेक्ट करो एंड बात खत्म करो और साइड करो, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपकी एक्यूरेसी ऑफ केस स्टडीज, कंटेंट और प्रेजेंटेशन। यार प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। और प्रेजेंटेशन कैसे इंप्रूव होगी, तो फ्लो चार्ट्स वगैरह मेंटेन करके। कंटेंट आपका सेटल होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए और क्रिस्प होना चाहिए। बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, कम भी लिखोगे बट अगर रेलिवेंट लिखोगे तो नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। एंड तीसरी चीज एक्यूरेसी, एक्यूरेसी अगर सही होगी यार, केस स्टडी अगर आपने सही एक्यूरेटली डिफाइन की है, जो पूछा गया था उसी के बारे में बताया, तो आपका फर्दर आंसर चेक होगा। अगर आपने स्टार्टिंग ही गलत लिख दिया तो फिर वो पूरा ही क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं टाइम एंड स्पीड मैनेजमेंट। टाइम वो आपको स्टॉपवॉच वगैरह लेके चलना पड़ेगा और आपको आइडिया लगा के चलना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा खुद की परफॉर्मेंस की, कहाँ पर आप लैग कर रहे हो, कहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। तो उसको चीजें एनालाइज करके फिर आपको एक अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी। और वही लास्ट चीज आ जाती है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और फेथ होना चाहिए, यस यू कैन अचीव दैट। अगर वो चीज है तो आप डेफिनेटली अचीव कर लोगे। और अगर आपने प्रिपरेशन की है, अगर आपने मॉक पेपर निकाले, आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, तो आप इजीली अच्छे नंबर स्कोर कर जाओगे। 96-97 लाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है 99 से 100 जाने पे। तो उसके लिए मैंने ये सारी चीज़ें बता दी। अगर ये चीज़ें फॉलो करते हो और आपका पूरा सिलेबस आपने गो थ्रू कर रखा है, प्रिपेयर कर रखा है, तो आप इजीली ले आओगे। जस्ट हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ कि तुम ला सकते हो, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो एंड दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दो। नेक्स्ट वीडियो अकाउंट्स पे आ जाएगी, तो उसमें भी मैं अपनी टिप्स एंड स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ कि मेरे कैसे नंबर आए थे एंड मैंने किस तरह से प्रिपेयर किया था अपने टाइम पे। So that is all about this video and see you in the next one. Till then, this is Tushar signing off. सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप देखे चेकआउट कर सकते हो और फॉलो भी कर सकते हो। See you in the next one.